नमस्कार। मैं थोड़ा ज़िद्दी हूँ, सपने देखने से बाज नहीं आता। मैं थोड़ा ज़िद्दी हूँ, सपने देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए संघर्ष भी ना करूँ, वो तो मुझे नहीं आता। इसी के साथ में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, थेवेनिन थ्योरम। इससे पहले हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं कि थेवेनिन थ्योरम क्यों बनाई गई और इसका उद्देश्य क्या था। इससे पहले हम इसके साथ में हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको इसका प्रूफ करते हैं। एक नेटवर्क के द्वारा टर्मिनल जुड़े होते हैं इसके अंदर, किसी जाल के अंदर, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस, विद्युत वाहक बल, वोल्टेज सोर्स इस प्रकार जुड़े होते हैं। तो उसमें हम जब उसमें आर एल या आई एल की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हमें किरचॉफ वोल्टेज रूल्स लागू करना पड़ता है। इसके द्वारा हम आई एल की वैल्यू निकालते रहते हैं। इस सोर्स के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर एक ईएमएफ विद्युत वाहक बल ई है और कुछ रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर जो ये RL है, ये लोड प्रतिरोध है, लोड रेजिस्टेंस है। यह हर स्थिति में ये फिक्स रहेंगे सब के सब, केवल RL को छोड़कर। RL रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। RL लोड प्रतिरोध है, वो डिपेंडेंट करेगा कि यहाँ पर वोल्टेज कितना लगाया गया है। RL लोड प्रतिरोध डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सोर्स कौन सा है। यहाँ पे सोर्स में बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर कुछ भी हो सकता है, तो उस पर डिपेंडेंट करेगा RL। तो इसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। RL की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो IL की वैल्यू भी टाइम डिपेंडेंट के अनुसार चेंज होती रहेगी। ये यहाँ पर A और B से साथ में जुड़ा हुआ है RL, और यहाँ पर जो E है, विद्युत वाहक बल सोर्स, वोल्टेज सोर्स है E, ये फिक्स है। R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है, वो फिक्स है। इसी में ये फिक्स रहेंगे और RL की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इसकी वैल्यू हम निकाल तो किरचॉफ वोल्टेज रूल के अनुसार निकाल सकते हैं। तो हर बार हमें ये चेंज वापस, इसमें बहुत सारी इक्वेशन आएगी, हर इक्वेशन में हमें किरचॉफ वोल्टेज रूल लागू करना पड़ेगा। तो हम इसे बहुत सारी इक्वेशन और बार बार किरचॉफ वोल्टेज रूल लागू ना करें, इसी झंझट से छुटकारा पाने के लिए थेवेनिन सर ने हमारे लिए एक थ्योरम प्रूफ की थी। थेवेनिन थ्योरम में एक बार जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उसको थेवेनिन में ईटीएच, टीएच यानी थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड में ये टोटल वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज स्रोत है, और ईटीएच लिख दिया जाएगा। और जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उनको हम आरटीएच से डिनोटेड कर देंगे, और ये आपका लोड प्रतिरोध है, लोड रेजिस्टेंस ये रह जाएगा। तो हम लोड रेजिस्टेंस या आईएल, लोड विद्युत धारा यानी कि लोड धारा ज्ञात करने के लिए हम ओम के नियम से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ओम के नियम से आई बराबर वी बराबर आई आर से इसका वैल्यू निकल जाएगी V अपॉन आर। ओम के नियम से आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। ई यहाँ पर रह जाएगा ई टी एच, और ये ई टी एच है विद्युत वाहक बल, यानी कि V की वैल्यू V बराबर ये रह जाएगा आर टी एच टोटल रेजिस्टेंस, और ये रह जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, और ये रह जाएगा आर एल। ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास 1। ये हमारे पास आई एल की वैल्यू रह जाएगी। अब इसी में हम ईटीएच आरटीएच की वैल्यू डिफाइन करके हम थेवेनिन थ्योरम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी से हम एक पोजीशन हर बार में अलग अलग स्थितियां पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखो ईटीएच की वैल्यू निकालते हैं। ईटीएच की वैल्यू हमें इसी डायग्राम से निकाली जा सकती है। इस इक्वेशन, इस डायग्राम से हम आरएल को विलुप्त करते हैं, विलुप्त करने पर अब इस स्थिति में हमारे पास RL इस स्थिति में ये रह जाएगा, तो हमारे पास ये खुला परिपथ रह जाएगा, ये खुला परिपथ। अब हमारे पास सिर्फ एक यही है R1 R2 R3, और ये है E, और E से यानी V बराबर, यही भी हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये V बराबर आई आर से निकल जाएगा ETH। ETH की वैल्यू है, ETH बराबर हमारे पास क्या रह जाएगा आई R2, ये का ये हमारे पास रह जाएगा। हमारे पास इस स्थिति के अंदर जो ये ETH है, ये ETH हमारे पास ये रह जाएगा, और ETH में हमारे पास सिर्फ ये
दो रेजिस्टेंस रहेंगे, ये रेजिस्टेंस किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, R3 रेजिस्टेंस है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ, ETH रह जाएगा IR2 के सापेक्ष रह जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं, आपके पास देखो ETH की वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार रह जाएगी, और I बराबर हमारे पास रह जाएगा I बराबर E अपॉन R1 प्लस R2। अब हमारे पास रेजिस्टेंस यानी धारा जो I की वैल्यू है, R3 रेजिस्टेंस है वो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। अब देखो तो E की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास, R1 और R2, इन दोनों के सापेक्ष ही I की वैल्यू रह जाएगी, यानी V अपॉन R। तो हमारे पास I की वैल्यू ये रह जाएगी। तो हमारे पास ETH है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ETH इक्वल टू रह जाएगा ETH IR2। तो I की वैल्यू हमारे पास ये रह जाएगी E अपॉन R1 प्लस R2, और ये रह जाएगा R2 के सापेक्ष। तो ये रह जाएगा I बराबर I की जगह तो हमने ये लिख दिया E अपॉन R1 R2, और ये R2 का R2 रह जाएगा। तो हमारे पास ये जाएगी इक्वेशन 2। अब हम निकालते हैं RTH, लोड प्रतिरोध तो है ही है हमारे पास। अब हम RTH की वैल्यू निकालते हैं। तो RTH की वैल्यू देखते हैं, RTH की वैल्यू निकलेगी इनसे। तो आगे की सेक्शन में देखते हैं इनके लिए। अब हमें इसमें E की वैल्यू, जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, इसको हम विलोप करते हैं, तो हमारे पास सिस्टम ये रह जाएगा R1 R2 R3, यानी केवल 3 रेजिस्टेंस ही रहेंगे, क्योंकि हम RTH यानी कि टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं जो टोटल रेजिस्टेंस के सापेक्ष रहेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कैसे रह जाएगी, आगे देखो इसी के सापेक्ष में हम देखते हैं। अब देखो इसी से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस RTH की वैल्यू क्या रह जाएगी, देखो R1 R2 ये दोनों है पैरेलल में, R1 R2 ये दोनों है पैरेलल में, R1 और R2, और इसके साथ में ये है सीरीज में R3, तो ये जुड़ जाएगा। तो RTH की वैल्यू क्या रह जाएगी, R1 R2 हम जब पैरेलल में जुड़े होते हैं तो देखो इनकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसे हम डायरेक्ट निकल सकते हैं R1 R2 R1 प्लस R2, और ये रह जाएगा R3। तो ये हमारे पास RTH की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 3। अब हम 1 2 और 3 की वैल्यू को हम 1 में रखते हैं, और ये हमारे पास डायग्राम रह जाएंगे। थेवेनिन थ्योरम में इक्वेशन देखो, इक्वेशन 3 टू पुट वैल्यू 1 में, इसकी सबकी वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन 1 में। तो IL इक्वल्स टू, ये रहा हमारे पास IL, इक्वेशन रह जाएगी ये। तो इसमें ETH की वैल्यू रह जाएगी E इक्वल्स टू E R2 R1 प्लस R2, ये तो आ गया हमारे पास ETH की वैल्यू। और हमारे पास अब रह जाएगी RTH और RL की वैल्यू, तो इसकी अपोन में रह जाएगी RTH की वैल्यू ये रही R1 R2 R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास RTH की वैल्यू जाएगी, और रह जाएगा प्लस RL। तो हमारे पास IL की वैल्यू है, ये हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी 4 में, इक्वेशन 4 ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। तो अब हम इन सब की वैल्यू का अब हम प्रूफ करते हैं। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं दो सोर्स के रूप में, यानी इनकी वैल्यू किसके सापेक्ष और हो सकती है। तो हमारे पास थेवेनिन थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। तो इनके प्रूफ करने के लिए हम दो लूप लेते हैं पास, वो देखो कुछ इस प्रकार में है, जो हमारे पास पहले सेम था। ये हमारे पास रेजिस्टेंस था R1,
ये था R2, ये था R3, और ये लोड प्रतिरोध था RL, और यहाँ पे दो बिंदु है A और B जहां से RL प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास मौजूद, और ये हमारे पास था वोल्टेज सोर्स E। ये हमारे पास I1 धारा के लिए और ये I2 धारा के लिए, और ये है हमारे पास क्लॉकवाइज में इस प्रकार में। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। तो इन दोनों के लिए हम निकालते हैं। अब हम पहले के लिए निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट देखते हैं लूप फर्स्ट के लिए, लूप फर्स्ट के लिए निकालते हैं। तो देखो लूप फर्स्ट में क्या रह जाएगा हमारे पास, लूप फर्स्ट में रह जाएगा I1 धारा के लिए, तो I1 R1, I2 R2, और ये I2 है वह इसके लूप में भी रहेगा, इसके लूप में रहेगा, लेकिन ये रहेगा इसके ऊपर के सापेक्ष में, और ये RL है ये रहेगा नीचे के सापेक्ष में, ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन लूप फर्स्ट के लिए क्या रह जाएगा, I1 R1, ये हम निकालते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार। तो I1 R1 प्लस I1 R2 रह जाएगा। ये है R2 दूसरे लूप में, और दूसरे लूप में एंटी क्लॉकवाइज रह जाएगा I2 के सापेक्ष, तो ये माइनस में रह जाएगा, माइनस I2 R2, और इक्वल टू वोल्टेज सोर्स है वह E के सापेक्ष है, तो हमारे पास रह जाएगा E। ये इक्वेशन रह जाएगी 5। यदि हमने IL और I2 इन दोनों की वैल्यू को बराबर प्रूफ कर दिया, तो हमारे पास थेवेनिन थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। हम देखते हैं कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं। तो हम लूप अब सेकंड के लिए निकालते हैं। लूप सेकंड के लिए, लूप सेकंड के लिए क्या रह जाएगा, लूप सेकंड के लिए हमारे पास देखो ये रह जाएगा I2 R3 और RL, ये तीनों के तीनों रह जाएंगे I2 के सापेक्ष में। देखो I2, अब दोनों I2 सम में कॉमन ले लेते हैं, रह जाएगा R2 R3 और लोड प्रतिरोध RL, ये हमारे पास रह जाएंगे। अब ये है, ये R2 है वो I1 के सापेक्ष में, लेकिन इसमें जो ये है ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा I2 के सापेक्ष, तो ये हमारे पास रह जाएगा माइनस I1 R2, और इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो इसकी इक्वल टू में रह जाएगा 0। ये रह जाएगी इक्वेशन 6, ये हमारे पास इक्वेशन 6 रह जाएगी। अब इन दोनों में से हम देखो I1 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार भी रह जाएगी हमारे पास। अब इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 5 से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 5 से हम लिख सकते हैं I1 R1 प्लस R2 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू E। ये इक्वेशन 5 ही है हमारे पास। और 5 और 6 इन दोनों इक्वेशन से हम कुछ ना कुछ निकालते हैं। तो इक्वेशन 6 है, इसमें से I1 और I1 R2 इसको हम इस साइड में भेजते हैं, तो हमारे पास I2 की वैल्यू क्या रह जाएगी, देखो इसमें हम निकालते हैं I2 के लिए। तो इनमें से I1 की वैल्यू है, ये I1 की वैल्यू इन समीकरण नंबर 6 से I1 की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा I1, और इस साइड का जो है पूरा रह जाएगा I2 R2 R3 RL, और इसके I1 के इक्वल में था R2, तो ये R2 आ जाएगा नीचे। पूरी इक्वेशन हमारे पास 6 से बना है, ठीक है। अब I1 की वैल्यू है, जो I1 की वैल्यू थी, ये I1 की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, इसी से तो हमने निकाल लिए, हमारे पास थी ये I1 की वैल्यू। इस I1 की वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन 5 में। तो I1 का मान है हम रखते हैं 5 में, तो हमारे पास 5 में क्या रह जाएगा, I1 की वैल्यू की जगह ये बना, I1 की वैल्यू ये रह जाएगी, देखो I2 R2 R3 RL, ये हमारे पास रह जाएगा R3। यहाँ पर हमारे पास R2 ही था, ये R2 रहेगा, तो ये भी R2 ही है। ये हमारे पास I1 की वैल्यू रखी गई थी, और I1 की वैल्यू के गुणा में और भी है R1 और R2,
ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और यह है माइनस में I2 R2 और इक्वल टू में है E। अब हम इसे सोल्व करते हैं। इन दोनों के को संख्यात्मक रूप में I2 है, तो इन दोनों से I2 कॉमन लेते हैं। देखो I2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये R2 का R2 रह जाएगा, और यहाँ पर हम I2 ये आ गया कॉमन। अब इसमें R2 है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और इनको गुणा में करते हैं साथ साथ में। तो देखो इनसे ये गुणा में होगा, तो R1 R2 और ये रह जाएगा प्लस R1 R3, ये रह जाएगा, और ये रह जाएगा R1 R2 हो गया, R1 R3 हो गया, और ये रह जाएगा R1 RL। अब R2 से गुणा करेंगे तो R2 का स्क्वायर, और ये रह जाएगा R2 R3, अब ये रह जाएगा R2 RL, ये रह जाएगा। ये हमारे पास इनसे गुणा हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का R2 का स्क्वायर, और इसके इक्वल टू में है, कॉमन में है I2 और इक्वल टू में है E, और अपॉन में है R2। तो R2 से देखो इसको लिखते हैं R1 R2, और इनमें से R1 R3 और R2 R3 में से R3 कॉमन आएगा। तो देखो इनमें से कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2, ये आ गया। अब इनमें से और इनमें से दोनों में से RL कॉमन ले लेते हैं, RL कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2, और ये रह जाएगा इसके कॉमन में I2 इक्वल टू E, और ये रह जाएगा R2 नीचे है, R2 इससे गुणा हो जाएगा, ये रह जाएगा ये R2। इसके बाद में इस पूरे में हम R1 और R2 का भाग लगाते हैं, ताकि इनमें से R1 R2 कट जाएगा, इनमें से R1 R2 कट जाएगा, और हम I2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, I2 इक्वल टू यहाँ पर लगेगा ER2, और इस पूरे में से जब भाग लगाएंगे तो ये रह जाएगा R1 प्लस R2, इसमें भाग लग गया, और इसमें भाग लगेगा तो ये कट जाएगा, इसमें भाग लगा तो ये कट जाएगा, इसमें भाग लगेगा, इसमें कैसे भाग लगेगा, और ये I2 है, I2 के पूरा पार्ट है वो नीचे की ओर जाएगा, तो कैसे बनेगा R1 R2 R1 प्लस R2, ये रह जाएगा। ये पार्ट है वो केवल रह जाएगा R3, और ये पार्ट रह जाएगा RL, और ये हमारे पास ऐसे था। देखो ये इक्वेशन I2, ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी 7। अब आप इक्वेशन 7 और 4, इन दोनों इक्वेशनों को देखो, ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7, I2 और IL, इन दोनों की वैल्यू टोटल सेम है। तो इन इक्वेशन से हम I2 और IL इन दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल में है। तो नमस्कार, थेवेनिन थ्योरम के समान ही है आज का एक नया टॉपिक, नॉर्टन थ्योरम। इसमें भी अनेक वोल्टेज सोर्स और प्रतिरोध जुड़े होते हैं एक रैखिक क्रम में, इस नेटवर्क में जुड़े होते हैं। तो इनमें अनेक सारे वोल्टेज सोर्स E और रेजिस्टेंस R इस प्रकार जुड़े होते हैं, तो उनमें हमें IL का मान निकालना होता है। थेवेनिन थ्योरम में भी हमने IL का मान निकाला था, और इसमें भी हम IL का मान निकालेंगे। ये दोनों एक समान रूप से ही हैं। तो इनमें देखते हैं, इनको आप एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, एक डायग्राम दिया गया है, इसमें यहाँ पे E एक वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, और RL है यहाँ पर लोड प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, यहाँ पे R1 R2 R3 इनकी वैल्यू सेम रहेगी थेवेनिन थ्योरम के समान ही। जब हम इसमें IL की वैल्यू याद करते हैं, तो इनमें R1 R2 R3 इन पर हमें किरचॉफ वोल्टता रूल्स लागू करना होता है, और इसकी हम अनेक इक्वेशन हर बार इस इक्वेशन पर लागू करते जाते हैं, तो हमें IL की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। लेकिन न्यूटन सर ने हमारे पास एक थ्योरम दी थी, न्यूटन थ्योरम, उनसे हम इनसे एक शॉर्ट तरीके से इनकी IL की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं।
यहाँ पर जितने भी वोल्टेज सोर्स ई है उनको हम एक में मानते हैं आई एन के रूप में। एन यहाँ पे न्यूटन थ्योरम है तो हमने एन इनके रेस्पेक्ट में दिया गया है। यहाँ पर आई एन है वो टोटल वोल्टेज सोर्स रह जाएगा, और जितने भी रेजिस्टेंस है वो हम मानेंगे आर एन। बस कंडीशन ये रहेगी कि ये दोनों समांतर क्रम में होने चाहिए, ये दोनों आई एन और आर एन। तो यहाँ पर जो आई एल की वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार निकल जाएगी, आई एल इक्वल्स टू आई एन इंटू आर एन प्लस आर एल, ये इक्वेशन रह जाएगी। इस इक्वेशन से हम जो आई एन और आर एल, आई एन है वह टोटल रेजिस्टेंस जिसमें से इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स रह जाएगा आई एन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो रह जाएगा आर एन। तो अब इनमें से हम आई एल की वैल्यू, इनसे हम, हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा था, R1, R2, R3 और ये हमारे पास था E, और यहाँ पे था RL लोड प्रतिरोध। अब वोल्टेज सोर्स E से कुछ करंट फ्लो होता है वो हम मानते हैं IDS, और यहाँ पे है वह है IL है यहाँ पे, और जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम मानते हैं RDS के रूप में। तो हमारे पास हम इस स्थिति में हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। वहाँ पे जो हमारे पास आई एल की वैल्यू थी, आई एल इक्वल्स टू आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एन अपॉन प्लस आर एल, तो हमारे पास था। तो इसमें हम दोनों इसमें हम आर एल का विलोप करते हैं क्योंकि ये एक अज्ञात में है और इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हम इन आर डेस की वैल्यू निकालते हैं पहले। आर डेस यानी फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास रहेगी आर डेस की वैल्यू। आर डेस की वैल्यू में हम तीनों रेजिस्टेंस निकालते हैं। तीनों रेजिस्टेंस में क्या रह जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा R1, R2 और R3। तो हमारे पास R1 तो R1 की जगह है, ये R2 और R3 ये पैरेलल की स्थिति में, तो ये रह जाएगा R2 पैरेलल रह जाएगा R3 के सापेक्ष में। हम रेजिस्टेंस आर डेस निकालते हैं, तो आर डेस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और R3 के लिए फॉर्मूला क्या रह जाएगा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 R2। तो इसका निकल जाएगा R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये रेजिस्टेंस रह जाएगा हमारे पास R डेस के रूप में। तो ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास 2। अब हमारे पास जो अगला स्टेप था वो हम निकालते हैं आई डेस के रूप में, टोटल करंट, क्योंकि करंट फ्लो रहेगा यहाँ से, आज कुछ करंट इस तरफ फ्लो होगा, कुछ करंट इस तरफ फ्लो होगा। तो हम निकालते हैं स्टेप 2 में। स्टेप सेकंड के अंदर रह जाएगा हमारे पास आई डेस की वैल्यू। इसमें हम और भी इसका निकाल सकते हैं, इनमें हम एलसीएम 1 लेंगे तो ये आगे की स्थिति में निकल जाएगा हमारे पास आर डेस की वैल्यू इक्वल में रह जाएगी हमारे पास 1 अपॉन ये R2 और R3 रह जाएगा अपॉन में, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा, ये रह जाएगा R1 R2 और ये रह जाएगा R1 R3 और ये रह जाएगा R2 R3 के सापेक्ष में। तो ये हमारे पास आर डेस की वैल्यू रह जाएगी। अब हम निकालते हैं आई डेस की वैल्यू। आई डेस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ओम्स लॉ के अनुसार। तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या रह जाएगा, आई डेस इक्वल्स टू ई अपॉन आर डेस के सापेक्ष। ये हमारे पास ओम्स लॉ के अनुसार जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स V के सापेक्ष है, तो हमारे पास E की वैल्यू तो नहीं है, हमारे पास R डेस की वैल्यू है ये, तो हम I डेस में ये वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या रह जाएगी, I डेस इक्वल्स टू E। R डेस की वैल्यू ये हम इसमें पुट करेंगे तो ये नीचे वाला जो पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, और R डेस की वैल्यू है नीचे वाला नीचे रह जाएगा, टोटल वैल्यू यहाँ पे। तो नीचे वाली वैल्यू क्या रह जाएगी, R1 R2 R1 R3 R2 R3, और इसके जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई डेस की वैल्यू, इक्वेशन 3। अब हम
आई एन की वैल्यू निकालते हैं। तो आई एन की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास, आई एन की वैल्यू फॉर्मूला रह जाएगा हमारे पास आई एन की जो वैल्यू निकालेंगे, तो आई एन की वैल्यू के लिए हम निकालेंगे, तो आई एन वैल्यू में हमारे पास रह जाएगा आई डैश के लिए ये वैल्यू रह जाएगी, आई एन के लिए आई एन इक्वल्स टू आई डैश, और कुछ करंट है वो R2 के सापेक्ष होता है, तो रह जाएगा R2 अपॉन, और ये रह जाएगा R2 प्लस R3 के सापेक्ष, ये हमारे पास आई एन की वैल्यू रह जाएगी। तो इसमें हमारे पास आई डैश की वैल्यू है, वो हम इसमें पुट करते हैं, तो ये आई एन इक्वल्स टू आई डैश की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 3 में है, तो आई डैश के सापेक्ष हम लिखेंगे E, और ये रह जाएगा R2 R3, और अपॉन में रह जाएगा ये वाला R1 R2 प्लस R1 R3 R2 R3, ये हमारे पास आई डैश की वैल्यू है, और इसके सापेक्ष में क्या था R2, और एक ये रह जाएगा R2 प्लस R3, ये हमारे पास आ गई R2 और R3। अब R2 R3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आई एन की वैल्यू हो जाएगी E R2 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 R2 और R3, ये हमारे पास आई एन की वैल्यू रह जाएगी इक्वेशन 4 में। अब हमारे पास रह गई है जो हमारे पास आई एन का जो फॉर्मूला, आई एल जो वैल्यू हम शुरुआत में निकाल रहे थे, आई एल की वैल्यू थी हमारे पास आई एन इंटू आर एल प्लस आर एन प्लस आर एल, तो हमारे पास आई एन की वैल्यू तो आ गई। अब हम निकालते हैं आर एन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला निकालेंगे, उसके लिए हमें इसमें से वोल्टेज सोर्स इनको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट के लिए ये वोल्टेज सोर्स है, ये नहीं रहेगा, और इस सर्किट को हम करेंगे ओपन, ये रहेगा हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस। इस प्रकार हम निकालेंगे, यहाँ पे R1 R2 और R3 रह जाएगा, और हम टोटल रेजिस्टेंस जो Rn माना था शुरुआत में वो हम निकालेंगे। तो Rn के लिए ये खुला रहेगा, इसीलिए हमारे पास नॉर्टन रेजिस्टेंस जो Rn है, नॉर्टन रेजिस्टेंस, इसको ओपन नॉर्टन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, खुला प्रतिरोध नॉर्टन, इसको ये भी कहा जाता है। तो इसमें क्या रह जाएगा, देखो ये खुला है, तो हमारे पास Rn की वैल्यू निकालें, स्टेप हमारे पास रह जाएगा थर्ड स्टेप के अंदर हम निकालेंगे Rn की वैल्यू। Rn की वैल्यू हमारे पास ये रहेगी इस स्थिति में, तो हमारे पास रहेगा R3, और R3 के सापेक्ष में R1 R2 पैरेलल स्थिति में, तो पैरेलल में क्या रह जाएगा R1 पैरेलल रह जाएगा R2 के लिए, तो Rn की वैल्यू आ जाएगी Rn इक्वल्स टू R3 प्लस R1 R2 में पैरेलल पोजीशन का हम निकालेंगे, फॉर्मूला तो रहेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास फॉर्मूला रह जाएगा। तो Rn की वैल्यू, तो हमारे पास इनसे हम एक यहाँ रखते हैं और एलसीएम निकालते हैं, रह जाएगा R1 R2 प्लस में रह जाएगा, इनको इनसे गुणा करेंगे तो क्या रह जाएगा R1 R3, और रह जाएगा R2 R3, ये से मल्टीप्लाई हो गया, और ये रह जाएगा R1 R2, ये हमारे पास Rn की वैल्यू रह जाएगी। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास IN, Rn और RL, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 4, 5 और 3 के अंदर हमने निकाली है। इन तीनों इक्वेशन के द्वारा अगर हम जैसे ही इन तीनों इक्वेशन निकालेंगे, तो इन तीनों इक्वेशन को हम जब इस डायग्राम में शो करते हैं, तो ये डायग्राम कुछ देखो इस प्रकार बनेगा हमारे पास। इसमें हमारे पास लोड प्रतिरोध RL, ये रह जाएगा Rn, और ये रह जाएगा हमारे पास IN। इसमें टोटल वोल्टेज सोर्स है वो IN रह जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस Rn और लोड रेजिस्टेंस
आर एल। अब ये दोनों हैं वो समांतर क्रम में रहने चाहिए, तो ये हमारे पास नॉर्टन थ्योरम के द्वारा जो फॉर्मूला रहेगा, तो इस स्थिति में हम टोटल आर एन, आई एन और आर एल टोटल वैल्यू के द्वारा हम आई एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी न्यूटन थ्योरम, जो थेवेनिन थ्योरम के समान ही है। इस हर पोजीशन में स्टेप फर्स्ट में हमने R1 की वैल्यू निकाली थी, स्टेप 2 में हमने आई डैश, इन दोनों का कंबाइंड ब्रेक होकर आर डैश की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है, यहाँ से उठाकर यहाँ से इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास आई डैश की वैल्यू आई। आई एन की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ से डायग्राम से फॉर्मूला बनाया था आई डैश R2 R1 R3, तो आई एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई डैश की वैल्यू इक्वेशन से पुट की, तो आई एन की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टेप 4 में आर एन की वैल्यू। इनसे हमारे पास आर एन, आई एन और इन दोनों वैल्यू के द्वारा हमने आई एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।